स्टूडेंट्स जो इस सेशन में 9th में आ चुके हैं, बेटा जी नए सेशन की नई धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के साथ। तो आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम 9th 10th के आईटी के वीडियो लेक्चर्स आखिर कब आने वाले हैं। तो लो जी समय आ चुका है, आज से शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 की। यस डियर स्टूडेंट्स, सही सुन रहे हैं आप सभी लोग, आज से आपको प्रॉपरली वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं क्लास 9th और 10th आईटी के भी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो बुक है आपका, उसका सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है जी, पार्ट ए 10 मार्क्स का वेटेज रखता है आपकी एग्जाम में और पार्ट बी 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। सो इसी को ध्यान में रखते हैं, हाईएस्ट मार्क्स को ध्यान में रखते हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th आईटी के पार्ट बी के साथ में। यस डियर स्टूडेंट्स, हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान रखना पार्ट बी से। तो पार्ट बी में आपको टोटल 4 से 5 यूनिट्स पढ़नी है। पहली यूनिट दी हुई है आपकी बुक में इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्रीज, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले यूनिट से ही करेंगे। बहुत बेसिक से बहुत स्क्रैच लेवल से मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, वो भी प्रैक्टिकल के साथ में। कहीं आपको कोई परेशानी नहीं जाने वाली है क्योंकि बरखा मैम अब आपके साथ है। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी पता चल जाए कि भाई फाइनली आईटी के सॉलिड वीडियो लेक्चर्स अब आपको मिलना शुरू हो चुके हैं। सो भाई पहला चैप्टर दिया हुआ है, अब देखो इस यूनिट में यूनिट 1 में पहला ही चैप्टर दिया हुआ है और एक ही चैप्टर है एक ही यूनिट में, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री। कि एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी इतना बूम पर है आजकल, हर कोई इंटरनेट की दुनिया में जी रहा है बेटा जी। इंटरनेट की मदद से आपके सारे काम जो है एक सिंगल क्लिक पे हो पा रहे हैं। तो आखिरकार ये टेक्नोलॉजी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, होता क्या है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है और इंडस्ट्री में इसकी क्या क्या सर्विसेज है जिनको आप में हम सब मिलकर यूज कर रहे हैं, जिसने हमारी लाइफ इतनी आसान बना दी है ना। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बेसिक्स ऑफ आईटी पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ आईटी पढ़ना है। तो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, जैसे आपने देखा होगा बुक में, तो हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली चैप्टर 1 के बारे में, पार्ट 1, जिसमें हम आईटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है ना जी। चलिए तो करते हैं शुरुआत आईटी के साथ। अब टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने कहा कि आज या कल की तो चीज नहीं है, बहुत पहले से, बहुत सालों से चलती आ रही है। पहले टेक्नोलॉजी का यूज कम हुआ करता था, लेकिन दिन पे दिन आप देखो टेक्नोलॉजी की मदद से आजकल हर एक चीज पॉसिबल हो चुकी है। एक सिंगल क्लिक से आप दुनिया की कोई सी भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो एक सिंगल क्लिक के बेसिस पर वेबसाइट पे जाकर। आपको यदि कोई सॉन्ग सुनना है या आपको कोई मूवी देखना है तो भाई सारी चीजें आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी में सब मिल जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनका आप यूज कर सकते हो, है ना जी। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड आवर एवरीडे लाइफ अ ग्रेट एक्सटेंट। नाउ इट हैज लेड टू emergence of a new global economy. Technology has virtually transformed the world into a global age. When a click of a button, you can find any information you want. मतलब एक पेन पेंसिल से लेकर आज एक लैपटॉप तक की दुनिया हमने सफर किया हुआ है। ठीक है, और आज आप ये चीज देख पा रहे हो कि आपके पास यदि फोन है, आपके पास यदि लैपटॉप, पीसी है, यदि आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल घर से बैठकर भर सकते हो, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, आपको थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे मूवीज देख सकते हो, आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको कोई बिजनेस करना है तो आजकल वर्क फ्रॉम होम की मदद से आप घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हो। मतलब ओवरऑल चीजें इतनी कन्वीनियंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल हुआ है, आईटी की मदद से, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं घूमने जा रहे हो और आप रास्ता भटक चुके हो, सपोज अब आपके पास में कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, किसी को नहीं पता है, अब आपको जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है उसके लिए आपको मदद सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकती है, वो है गूगल मैप, है ना। तो गूगल मैप इज द बेस्ट एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप जहां भी जाना चाहते हो आपका प्रॉपरली सही तरीके से वहां पहुंच जाओगे, सही पाथ आपको मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट रूट देख सकते हो, रोड सही है या नहीं सही है, सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल मैप के थ्रू मिल जाएगी। तो गूगल मैप कम्स टू द रेस्क्यू, यू कैन लॉन्च द गूगल मैप ऐप योर फोन एंड नेविगेट इजीली थ्रू द अनफेमिलियर लोकेशन। तो जो लोकेशन आपको नहीं भी पता है वहां भी आप दुनिया के किसी भी कोने में आप घूम फिर कर आ सकते हो, चाहे आपको रास्ता पता हो या ना पता हो। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल वही ऑनलाइन शॉपिंग वाला है कि यदि आपको
इंटरेस्ट है, यदि आपको इंटरेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो और आपको एक तरीके से नेचर को देखने का इंटरेस्ट है, तो बेटा आपको बायनोकुलर्स चाहिए होता है। तो आप क्या करते हो, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आपने तुरंत अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ओपन किया, बायनोकुलर सर्च किया और अच्छा बायनोकुलर्स डिस्काउंट प्राइस पे जैसे आपको चाहिए वैसे आप क्विकली ऑर्डर कर सकते हो और ये चीजें आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाती है। मतलब आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होती और सबसे बड़ी चीज 24/7 आवर्स आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट नेटवर्किंग? कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट फोन? नो ना बिना फोन के ना नेटवर्किंग के हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। पहले क्या बिना रेडियो के बिना टेलीविजन के लाइफ आप इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं मैम, है ना? नो वी कांट। टुडे बीइंग इन द इंफॉर्मेशन एरा, टेक्नोलॉजी हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ फ्रॉम वर्किंग टू सोशलाइजिंग एंड लर्निंग टू प्लेइंग। मतलब लर्निंग से लेकर प्लेइंग तक, सोशलाइजिंग तक कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है हमें बहुत हेल्प कर रही है ना? आपको जो चीजें कहीं कोई टीचर से या कहीं कोई बुक में जहां कहीं भी नहीं मिलती है वो आपको गूगल पर मिल जाती है, वो आपको चैट जीपीटी पर मिल जाती है। तो आजकल ढेरों एप्लीकेशन है जिससे आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, है ना जी? सो द डिजिटल एज हैज ट्रांसफॉर्म द वे यंग पीपल कम्युनिकेट, सीक हेल्प, एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड लर्न। नाउअडेज टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है जी। अब एक्चुअल में ये जो जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही हूं इसे हम कहते हैं आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। आप टेक्नोलॉजी की मदद से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, फिर चाहे आप गूगल से एक्सेस करो, मेटा एआई से एक्सेस करो, चैट जीपीटी का यूज करो, टेक्नोलॉजी बेस्ड किसी भी टूल का यूज करो। बट वही सेम चीज आप कम्युनिकेशन के लिए करते हो, मींस कि आप किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, फिर आप चाहे व्हाट्सएप का यूज करो, इंस्टाग्राम का यूज कर लो, या फिर आप फेसबुक का यूज करो, लिंक्डइन का यूज करो, यूट्यूब का यूज करो, किसी भी सोशल ऐप का, तो उसके थ्रू हम किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। यदि इंटरनेट कनेक्शन है, उसके पास भी सिस्टम में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन में और आपके पास भी है, तो आप क्विकली इंस्टेंटली चैट कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो ना। सो इसको कहते हैं हम आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट रिफर्स टू ऑल डिवाइसेस, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, एप्लीकेशंस, सिस्टम्स दैट अलाउ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरैक्ट विद द डिजिटल वर्ल्ड। इस डिजिटल वर्ल्ड में जीने के लिए, इस डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के लिए हमें भाई आईसीटी टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना होता है, जिसमें आपके नेटवर्किंग आ जाती है, डिवाइसेस आ जाते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, और यही डिवाइसेस है जो आपको हेल्प करते हैं। सो आईसीटी का यदि डेफिनेशन एग्जाम में आया तो क्या लिख कर आने वाले हो? आईसीटी कंप्राइजेस ऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, मोबाइल फोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस नेटवर्क्स एटसेट्रा। अब इन सभी के जैसे नाम है वैसे इनके काम है। इंटरनेट जो आपको बहुत अच्छे से पता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मोबाइल फोन सबसे ज्यादा पॉपुलर डिवाइस जिसके बिना हम हमारी लाइफ को तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो आप यदि ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में बैठे किसी पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही होता है, एक तरीके से देख सकते हो। जो आपके डिफेंस डिपार्टमेंट होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स में पर्सन होते हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही करते, राइट? और वही वायरलेस नेटवर्क की यदि बात करें तो आप आजकल हॉटस्पॉट या वाईफाई के थ्रू जो कम्युनिकेट कर पाते हो डिवाइसेस के थ्रू ना, वो बेसिकली आपका वायरलेस कम्युनिकेशन एंड एटसेट्रा। वो ये चलता ही चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी दिन पे दिन ग्रो कर रही है, आए दिन आपको नए फीचर के साथ में नई नई चीजें मिलती है। यदि मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो अभी आप देखो एप्पल के फोन्स जो है, आईफोन्स, वो प्रीवियसली 12 थे, आईफोन 12 था, अब आईफोन 13 आ गया, भाई 14 भी आ गया है। तो आए दिन आप देखो हर 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने के अंदर आपको नए नए मॉडल्स, नए नए फीचर्स के साथ मिलते हैं कि नहीं, है ना जी? तो यूनेस्को 2009 डिफाइंड द टर्म आईसीटी एज द सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट, प्रोसेस, स्टोर, क्रिएट, डिस्प्ले, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अब यदि एग्जाम में डेफिनेशन आती है, बेटा जी आपको समझ तो सब आता है, अभी यदि मैं आपसे डेफिनेशन पूछूंगी तो डेफिनेशन नहीं बता पाओगे, लेकिन आप उसके एप्लीकेशंस बताओगे। सिंपल सी बात है, मैंने पूछा आईसीटी क्या होता है, तो बेटा आप यही बताओगे कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप एप्लीकेशंस के नाम बताने लग जाओगे। लेकिन व्हाट अबाउट डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में डेफिनेशन आती है, तो यही लिख कर आना है यूनेस्को ने 2009 में क्या डिफाइन किया था आईसीटी के बारे में, कि आईसीटी एक ऐसा टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हो, है ना? जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो प्रोसेस होता है, स्टोर
स्टोर होता है कहीं ना कहीं सिस्टम में, ओके, क्रिएट हो सकती है इंफॉर्मेशन, शेयर कर सकते हो आप पर्संस के साथ में, इवन आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हो बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो मतलब यहां पे हो सकता है लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर सिस्टम्स हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, राइट। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हुआ, आईसीटी तो अच्छे से समझ में आ गया मैम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब सिर्फ इतना है, हैज चेंज्ड एवरीथिंग ओवर द ईयर्स। मतलब आईटी ऐसा नहीं कि फिक्स है, यदि कुछ सालों पहले की बात करूं तो कुछ साल पहले आईटी में टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ ही सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे। जैसे हम बात करें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इतना ज्यादा खतरनाक पॉपुलर सॉफ्टवेयर था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट था नहीं, अभी भी है हालांकि, पर आजकल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर बेस्ड बहुत सारे ऑफिस टूल्स आ चुके हैं, है ना। आप इंटरनेट बेस्ड ऑफिस टूल्स का यूज कर सकते हो, आप गूगल डॉक का यूज कर सकते हो, गूगल फॉर्म्स का यूज कर सकते हो। वही इसके अलावा लिब्रे ऑफिस है जिस पर हम प्रैक्टिकल देखेंगे ही सही, लेटेस्ट बुक्स में और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने आपकी बुक में लिब्रे ऑफिस दिया हुआ है जिस पर प्रैक्टिकल करना है। इसके अलावा ओपन ऑफिस भी है। तो वही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी की मदद से इतने एक्सटेंड होते गए कि अब लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस पे भी आप वही सेम काम कर सकते हो, और इवन इंटरनेट पर बेस्ड भी आपको ये सारे टूल्स मिल जाते हैं, है ना जी। तो वही लाइन यहां पे लिखी है कि नाउअडेज आईटी चेंज्ड एवरीथिंग, ओके। आईटी रिफर्स द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। अब आईटी में किसका यूज करते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर्स और कंप्यूटर बेस्ड जितने टूल्स होते हैं उनका यूज करते हैं। अदर रिसोर्सेज टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड एक्सचेंज ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑडियो फॉर्मेट में हो सकती है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकती है, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हो सकती है, टेक्सचुअल फॉर्मेट में हो सकती है। तो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, एक्सचेंज करना, शेयर करना, बेसिकली ये आईटी में इंक्लूड होता है, और इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है मैम, तो एआई बेस्ड आपको ढेरों टूल मिल जाते हैं जिसको आप अपने आईटी सेक्टर में यूज कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। सो इट इज एन एसेंशियल एंड टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। सबसे ज्यादा जहां यूज हो रहा है आईटी का वो है बेटा जी बिजनेस, है ना। बिजनेस में खतरनाक यूज होता है आईटी का, क्योंकि आईटी इनेबल्ड जो सर्विसेज होती है वो हालांकि हर एक सेक्टर में होती है, ऐसा नहीं है, पर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो बिजनेस में होता है, ठीक है। सो आईटी हैज मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस। यदि बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्प टू रीच मोर पोटेंशियल कस्टमर्स, देन प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, अलाउ कस्टमर्स टू प्रोवाइड फीडबैक टू इंप्रूव द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, देखो गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो, आईटी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हो, कस्टमर से बातचीत कर सकते हो, है ना। अच्छी खासी वेबसाइट डिजाइन करके आप कस्टमर्स के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने बेटर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, है ना जी। तो रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑल्सो। अब यहाँ पे आपको देखो अगर सेटअप करना होगा प्रॉपरली, सारी चीजें करनी होगी तो कितना कॉस्ट लग जाएगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके सब चीजों को करने में। लेकिन वही जब आप वेबसाइट का यूज कर लेते हो तो आधी से ज्यादा पब्लिसिटी तो आपकी वेबसाइट से ही हो जाती है, क्योंकि दुनिया भर की पब्लिक कहां पर मिलती है हमें, इंडिया इंटरनेट पर ही मिलती है ना जी। इंटरनेट पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इंटरनेट पे सर्चिंग नहीं करता हो, सर्फिंग नहीं करता हो, इंटरनेट का यूज नहीं करता हो, वेबसाइट से एप्लीकेशंस को यूज नहीं करता हो। आजकल हर कोई यूज करता है, आजकल कोई मार्केट जाना पसंद नहीं करता है, सब ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, है ना। आजकल कोई भी आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, व्हाटएवर जो आपके डेली रूटीन के काम होते हैं वो सब आप अपने मोबाइल फोन से ही करना पसंद करते हैं, है ना जी। सो रिड्यूस कॉस्ट एंड ऑब्वियस इंप्रूव efficiency, streamlines and reorganize operations and maximize profit and minimize waste। जितना भी वेस्ट है उसको कम किया जा रहा है इंटरनेट की मदद से। बिजनेस में जो आईटी का रोल है उसकी मदद से मैक्सिमाइज हो रहा है वेस्ट और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। आजकल मार्केट में इतने सारे आईटी बेस्ड टूल्स हैं जिनकी मदद से आप 10 साल क्या, 50 साल क्या, 15 साल क्या, 20 साल क्या, उसके पहले का भी डेटा आप चेक करवा सकते हो, है ना। आप चाहो तो 5 साल पहले आपका क्या रेशो था, कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था, उसके बेसिस पे इस ईयर आपको क्या प्लान करना चाहिए वो सब आपको मिल जाता है। सस्टेन बेटर रिलेशंस विद की एसोसिएट्स, ओके। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि बिजनेस के सेक्टर में कैसे हेल्प कर रहा है आईटी। नाउ एज द नेम सजेस्ट द सर्विसेज एनेबल्ड बाय द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी टर्म्ड एज आईटीईएस, मतलब आईटी पर बेस्ड। जैसे अभी हमने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, तो उस पर बेस्ड जितनी सर्विसेज आप एक्सेस कर रहे हो उसी को कहते हैं आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। मतलब
information technology enabled services. These services improve the efficiency of an organization and help in reducing cost. Cost को reduce करने में और productivity बढ़ाने में, efficiency बढ़ाने में basically IT help करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज आपको देखने को मिलती है वो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So ITS is a type of outsourced service that involves the use of IT. This can be human resource, insurance, finance, banking, telecommunication, this is etc. तो IT enabled services ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही देखने को मिलती है, फाइनेंस में देख सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन में देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स में देखने को मिलती है, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, वहां भी आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ITS दैट यू कम अक्रॉस इन योर डे टू डे लाइफ आर कॉल सेंटर्स, बैक ऑफिसेस, कंटेंट डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आजकल जो हम देख रहे हैं आईटी का यूज, यदि हम बात करें आईटी इनेबल्ड सर्विसेज अपनी डे टू डे लाइफ में आप जो देख रहे हो, तो कॉल सेंटर्स पे आप देख सकते हो जो कस्टमर्स केयर्स होते हैं, जो कस्टमर्स को हेल्प करते हैं, वहां यूज किया जा रहा है। बैक ऑफिसेस में इसका यूज किया जाता है कंटेंट को डेवलप करने में, लॉजिस्टिक मूवमेंट्स में। अब वन बाय वन इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। सो फॉर ईच आईटीएस सर्विसेज देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व। हर आईटी सर्विस में दो चीजें इन्वॉल्व होती है। अब वो क्या, वो आप भी सोच सकते हो भाई। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज यदि आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपके पास में डिवाइस होना चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को एक्सेस कर पाओगे। तो वही लाइन यहां लिखी हुई है कि टेक्नोलॉजी मतलब आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, है ना, और इस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपके पास में वो कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। यदि ये दो हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर आपके पास है तो बेटा जी आप कोई भी काम कर सकते हो फिर, ठीक है। मतलब आप एजुकेशन सेक्टर में देख लो, आप हेल्थ केयर सेक्टर में देख लो, बिजनेस सेक्टर में देख लो, बैंकिंग में देख लो, एयरक्राफ्ट में देख लो, वेदर में देख लो, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं ना। हर कहीं हमें आईटी इनेबल्ड सर्विसेज देखने को मिलती है। बट इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए दो चीजें जरूरी है मैम। एक तो कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए आपके पास में, फिर वो आपके पास में कोई सुपर कंप्यूटर ही क्यों ना हो, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन या छोटा सा आपके पास में पाम टॉप या जो भी डिवाइस हो होना चाहिए। उसके साथ उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं वो टूल्स होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सो द कॉम्बिनेशन of correct technology and communication channel results into very high degree of improvement in the service quality। तो इतना क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया कि आईटी क्या है, आईसीटी क्या है, आईटीएस आईटी इनेबल्ड सर्विसेज क्या है। इन तीनों में आपको डिफरेंस भी क्लियर हो चुका है। अब बिजनेस में सबसे ज्यादा जहां यूज हो रहा है वो कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का यूज किया जा रहा है। उसमें सबसे टॉप पे आता है कॉल सेंटर्स। तो कॉल सेंटर्स क्या, एक बेस्ट एग्जांपल यदि मैं आपको दूं तो फॉर एग्जांपल कि आपने कोई नया एसी खरीदा या नई वॉशिंग मशीन खरीदी है। अब कुछ समय चलने के बाद में वो वॉशिंग मशीन या वो एसी आपका खराब हो जाता है किसी रीजन से, है ना। तो आप क्या करते हो भाई, अभी तो आपने वारंटी गारंटी में खरीदा है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कुछ एक आधे महीने के बाद में यदि वो खराब हो जाता है, नहीं चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, कोई इश्यू हो सकता है, तो आप तुरंत कॉल सेंटर पे कॉल करते हो जहां से आपने इसको परचेज किया होता है। वहां से कस्टमर्स आपके पास में आते हैं और उसको सॉल्व करके जाते हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके जाते हैं, है ना। तो कॉल सेंटर्स होते क्यों है, क्योंकि कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की जा सके। और इसके लिए आप क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बाकायदा वहां जा रहे हो जहां पे कॉल सेंटर स्टैब्लिश है, ट्रेवल करके जा रहे हो फिर वहां से आ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं। चाहो तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, उनका जो गूगल फॉर्म होगा, चाहो आप कॉल पे बात कर सकते हो, या व्हाटएवर द क्राइटेरिया दे प्रोवाइड यू, आप उसका यूज करते हो, है ना। सो इट इज अ सर्विस सेंटर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू अ कस्टमर। इट हैज ट्रेन्ड कंसल्टेंट्स, हाई क्वालिटी टेलीकॉम फैसिलिटीज, एक्सेस टू द इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन information, ठीक है जी। So a large number of telephone calls are received and transmitted by trained customer service representative। अब कॉल सेंटर पे भी कोई एक या दो बंदे नहीं बैठे होते हैं, कॉल सेंटर पे भी बहुत सारे पर्सन्स होते हैं और इनके पास में नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स आते हैं जिनको वो कस्टमर्स के हैंडल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और बहुत पोलाइटली उन्हें बात करनी होती है, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को कैसे भी सेटिस्फाई कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, है ना। तो यहाँ पे एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है जो बकायदा क्या करता है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। सो अ टिपिकल कॉल सेंटर फंक्शंस। अब कॉल सेंटर के क्या क्या फंक्शंस होता है तो इतना तो लिखकर आ जाओगे यदि एग्जाम में आया कि कॉल सेंटर होता क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। अब इसके क्या काम होते हैं, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वही जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। कस्टमर यूजेस अ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे कस्टमर को एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है जिसको आप टोल फ्री नंबर भी कह सकते हो। वो बेसिकली कस्टमर सपोर्ट सेंटर का होता है जिससे हम कनेक्ट होते हैं। व्हेन अ कॉल रीचेस टू द कॉल सेंटर, जब कॉल सेंटर तक पहुंचती है तो वहां पे जो ट्रेंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है वो
आपकी कॉल का आंसर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेक श्योर दैट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस आर डिलीवर्ड। अब वहां पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव या ट्रेंड ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उनका सिर्फ काम ये होता है कि कस्टमर्स को हाईली सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। वहां पे आईटी एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से उनको हेल्प भी करते हैं। नाउ विद द इंक्रीज इन वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द कॉल सेंटर इज लोकेटेड इन लोकल सिटी और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब आजकल यदि आपने सपोज फ्रिज या वॉशिंग मशीन इंडिया में परचेज किया है और आप यदि यूएस में भी जाकर बसे हुए हो, तो आप वहां से भी कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हो और सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने पर लोकेटेड हो, आप इन सर्विसेज को यूज कर सकते हो, इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईटी, ऑब्वियस है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की तरफ। अब मैम ये बीपीओ क्या होता है? तो बीपीओ इज अ प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। दिस is an expert in handling such kind of processes. The two organization can be in entirely different parts of the world. In India, BPO industry is highly organized and hence various kinds of jobs are outsourced here. It is often divided into two main types of services, back office and front office. अब देखो, जब business process outsourcing BPO कंपनीज की बात आती है, तो BPO कंपनीज ना बहुत कॉमन सी कंपनीज है, आपने नाम भी सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा नाम विप्रो का, है ना, आपने नाम सुना होगा BPO बेस्ड बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज भी होती हैं। अब ये क्या करती है, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में डील करती है। इसमें एक बैक ऑफिस भी हो सकता है, एक फ्रंट ऑफिस भी हो सकता है। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट्स हम बोल सकते हैं। बैक ऑफिस जो कि बेसिकली कंपनी के अंदर जो सारी चीजें चल रही है उसको मैनेज करने का काम करता है। फ्रंट ऑफिस कस्टमर्स के साथ में डील कर रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम कंप्लीटली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी एंटायरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पार्ट में भी हो सकती है, एक यूएस में हो सकती है, एक इंडिया में भी हो सकती है, या एक चेन्नई में हो सकती है, एक मुंबई में हो सकती है। तो ऐसे दो अलग अलग पार्ट में होती है, राइट। नाउ इन इंडिया बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। बीपीओ इंडस्ट्रीज आप सुनते होंगे, आपने नाम भी सुना होगा ना। तो यार हाईली ऑर्गेनाइज्ड, और यहाँ पर आपको वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स भी प्रोवाइड की जाती है ना, और हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, ठीक है। अदर बीपीओ सर्विसेज, अब इसके अलावा बीपीओ सर्विसेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती है, तो ध्यान से समझना। ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज मिलती है। जो कस्टमर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, बेसिकली वहां पे जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो पेमेंट प्रोसेस वगैरह होती है, उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ है, सपोज कस्टमर्स ने कुछ परचेज किया या कस्टमर्स ने कुछ पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन किया, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है वो प्रोसेस होता है। कोई ऑर्डर किया होता है तो ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज होती है। यदि किसी को कुछ नहीं आ रहा होता है, कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा होता है, किसी पर्टिकुलर नए यूजर को ट्रेन करना होता है, तो टेक्निकल सपोर्ट भी वहां पे आपको मिलता है। टेली मार्केटिंग सर्विसेज होती हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज इसी में आ जाती है, हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाती है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस आ जाती है, एंड ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन सर्विसेज आती है। तो अब इनमें से होपफुली आपको 4 या 5 याद करनी है। मतलब याद क्या करनी है, आधे ज्यादा चीजें तो समझ में आ गई होगी, जो जनरली हम आसपास देखते हैं वही सारी लाइंस यहाँ लिखी हुई है ना। तो यदि पूछा जाता है आपसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में बेसिकली यहाँ पे किन किन चीजों को यूज किया जा रहा है, तो अब आप आराम से बता के आ सकते हो, लिख कर भी आ सकते हो कि बीपीओ सर्विसेज क्या क्या होती है। बीपीओ सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड होती है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सकते हो, पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हो, ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, अकाउंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है, हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। सारी सर्विसेज आप लिख कर आ सकते हो, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ। तो मैम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तो समझ में आ गया कि यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, दो अलग अलग जगह पर भी होती है, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में भी दो अलग अलग हम बोल सकते हैं कि पार्ट्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। एक बैक ऑफिस होता है, एक फ्रंट ऑफिस होता है ना। तो इसी को हम बीपीओ कहते हैं, जो कस्टमर्स के साथ में डील करती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सर्विसेज। वहीं यदि हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें, तो ये आपस में कैसे डिफरेंट है। बीपीएम का मतलब होता है यहाँ पे वो डिसिप्लिन्स, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस जो किसी बिजनेस को मैनेज करने में अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि मैनेजर किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में जाते हो तो वहां मैनेजर होता है। मैनेजर क्या करता है, ओवरऑल पूरा जितना भी कंपनी होता है वहां पे जितना काम होता है, जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबको मैनेज करता है कि नहीं करता है। जैसे आपके घर में आपकी मदर है, अब आपकी जो मदर है वो पूरे घर का काम संभालती है, चाहे कोई गेस्ट आ रहा है उनको भी देखना है, बाहर से कुछ सामान लेकर आना है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है वो देखना है, आपकी पढ़ाई, आपका खाना पीना वो भी देखना है, और घर में जितने लोग हैं उन सभी का भी ध्यान रखना है, और साथ में खुद का भी ध्यान रखना है। तो
पूरे ओवरऑल घर को मैनेज करने का काम जैसे आपकी मदर करती है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर बीपीएम में एक मैनेजर होता है जो कि ओवरऑल बिजनेस को मैनेज करने का काम कर रहा होता है। सो इट इज अ डिसिप्लिन। अब इसके लिए वो जो प्रोसेस फॉलो करता है वो बीपीएम होती है। It is a discipline in operation management. It is used as an ongoing process that focuses on developing new processes and improving corporate performance of managing business process. मतलब जो भी बिजनेस में प्रोसेसेस चल रही हैं, कितना सेल्स हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, ये करना चाहिए, नई पॉलिसी लॉन्च करना चाहिए, इससे और प्रॉफिट हो सकता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, ये डिस्काउंट हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको मैनेज करने के लिए हम बीपीएम का यूज करते हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स टू मैनेज अ कंपनीज बिजनेस प्रोसेस। BPM. It is considered the bridge between IT and business. देखो, कोई भी बिजनेस बिना टेक्नोलॉजी के आजकल तो हम बोल सकते हैं कि नहीं चलाया जा सकता। एक छोटी सी शॉप पर भी आप जाओगे तो वहां भी आपको कंप्यूटर रखा हुआ दिखता है ना जी। आप किसी सब्जी वाले के ठेले पर भी जाओगे ना तो बेटा जी वहां भी आप देखोगे कि वो भी आजकल पेटीएम, जीपे, गूगल पे वगैरह, फोन पे का यूज करता है। वहां भी आप देखोगे वो मोबाइल फोन का यूज कर रहा है ना जी। तो बिना टेक्नोलॉजी के तो हम बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छी खासी जो पब्लिसिटी होती है, अच्छी खासी जो कस्टमर्स को सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आईटी की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से करते हो। तो आईटी और बिजनेस के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजर का अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आईटी बीपीएम सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग 8% इन इंडियाज जीडीपी एंड एक्सपोर्ट। अब इंडिया का जो जीडीपी है और एक्सपोर्ट है उसमें बीपीएम सेक्टर जो है, आईटी बीपीएम सेक्टर है, वो 8% का कंट्रीब्यूशन रखता है। द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इज प्रोवाइडेड इंडियाज ह्यूज इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। और आजकल ये तो बुक में लिखा हुआ है, तो बुक आपकी पुरानी भी है ना, पहले की छपी हुई है, इसमें कंटेंट है, लेकिन यदि लेटेस्ट आप देखोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये परसेंटेज काफी बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ सालों में टेक्नोलॉजी ने इतनी हाई स्पीड से ग्रोथ पकड़ी है ना कि मतलब हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यदि आपने आज कोई टूल नहीं समझा तो आप पीछे रह जाओगे। यदि आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाने वाले हो, है ना जी। तो वही स्पीड हमें भी पकड़नी है ना, ताकि हम इस दुनिया में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जितनी सर्विसेज है उनको यूज कर सकते हैं निश्चिंत होकर। सो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती है? एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग इनकम लेवल्स, प्रमोटिंग exports. It has placed India on the world map with an image of technologically advanced and knowledge-based economy. In the last decade, this industry has doubled in the terms of its revenue. देखो बहुत सही लिखा है कि last decades की बात करें तो यहाँ पर जो IT सेक्टर पर बेस्ड ये जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने डबल रेवेन्यू कमाया हुआ है। ठीक है जी। So BPM service industry is doing outstandingly well in India because of the following advantages. अब क्या एडवांटेजेस है मैम? एडवांटेजेस समझने के पहले ये डायग्राम समझ लो, इससे आपको बीपीएम का काम अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो भी इनपुट्स मिलते हैं, है ना, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उन इनपुट्स को जो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी मदद से प्रोसेस करते हैं और फाइनली आपको जो बीपीओ कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें फिर आपको कस्टमर्स को आउटपुट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वही प्रोसेस होगी जो हमने आईपीओ साइकिल कंप्यूटर्स में भी देखी है। राइट नाउ इसके क्या एडवांटेजेस है? फाइनेस्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू द स्टेट ऑफ आर्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट गारंटीज फ्लॉलेस एंड एक्सीलेंट सर्विस। ठीक है, बाय द फॉलोइंग रिपीटेडली क्वालिटी चेक्स। मतलब यहाँ पे कस्टमर्स को कैसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसके क्वालिटी चेक्स होते हैं, रिपीटेडली चेक्स होते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, तो एरर फ्री आपको सर्विसेज मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बूस्टिंग द बीपीएम। अब जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है भाई, मोदी जी ने बोला है कि इंडिया को डिजिटल बनाना है, तो वो आईटी सेक्टर पर बेस्ड जितनी कंपनीज है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी का भी सपना है कि इंडिया हमारा डिजिटल होना चाहिए, है ना जी। तो डिजिटली आपको सारी चीजें मिल रही है, तो हम भी जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, अब ये धीरे धीरे कौन सा वर्ल्ड बन रहा है? डिजिटल वर्ल्ड ही बन रहा है, क्योंकि हर चीज आपको अपने फोन में मिल जा रही है, हर चीज आप अपने लैपटॉप पीसी में एक्सेस कर पा रहे हो, कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है ना जी। नाउ आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की तरफ। अब इस इंडस्ट्री का आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेसिकली जब आप भी अगर आगे चलकर इन केस कोई आईटी बीपीएम इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हो, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो बेटा जी, तो आपको भी इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, द एरिया टू विच कंपनी इज सर्विंग।
आपको वो एरिया सिलेक्ट करना है जहां आप अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकते हो, है ना, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी को बना सकते हो, और किस एरिया में होगा, मतलब आप टेक्नोलॉजिकल फील्ड में कहां जाने वाले हो, ठीक है। द टाइप ऑफ सर्विस दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग, वही कि अब वो कंपनी किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। कस्टमर्स को कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हो, टेलीकॉम सर्विस देने वाले हो, हेल्थ केयर सर्विस देने वाले हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई सर्विस देने वाले हो, व्हाट। द जियोग्राफिकल रीच ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी की जियोग्राफिकल रीच क्या होगी, जिस सिटी में आपने लोकेट किया है, सिटी लिमिटेड होगी या सिटी से बाहर होगी, स्टेट रिलेटेड होगी, या आउट ऑफ द आपके स्टेट से या कंट्री से बाहर भी हो सकती है, ठीक है। तो जियोग्राफिकल रेंज आपको डिसाइड करनी होगी। स्कोप ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी, ऑब्वियस जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनका क्या स्कोप है और कितना प्रॉफिट है जो कि आप अर्न कर पा रहे हो। तो जब भी आप कोई आईटी बीपीएम कंपनी को स्टैब्लिश करने की सोचते हो तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है, जो यही सारे पॉइंट्स है। अब बात कर लेते हैं एमएनसीज। तो भाई मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज नाम तो सुना होगा आपने, वो तो बिना आईटी के चल ही नहीं सकती है ना। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, विप्रो का नाम याद आ रहा है, टाटा है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, जो बेसिकली एमएनसीज में आती है। मल्टीनेशनल कंपनीज इज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स और कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। बात समझ में आ गई, समझ में आया अच्छे से। अब देखो मल्टीनेशनल कंपनीज के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने लगाए, वही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ओके, आपके होंडा हो गया, AT&T बेल लेबोरेटरीज है ना, जो वहां पर IBM कंपनी हो गई, ओके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, राइट। तो ये सभी क्या है, सभी मल्टीनेशनल कंपनीज है ना जी। एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं तो लिख कर आना है आपको। नाउ दे ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएनसीज आर, मतलब ये जो एमएनसीज होती है मल्टीनेशनल कंपनी, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है। इनका जो बिजनेस होता है, इनका जो हम बोल सकते हैं कि इनका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड नहीं होता है, वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड होता है। नाउ सबसे पहली बात कि इसके दो फीचर्स होते हैं। पहला फीचर ये होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी का साइज लार्ज होता है। देयर वर्ल्ड वाइड एक्टिविटीज आर सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट कंपनी। अब ये वर्ल्ड वाइड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको एक जगह एक सेंट्रल हेड होता है, मतलब एक सेंट्रल जो हम बोल सकते हैं एक ऑफिस होता है ऐसा, जहां से ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सारे कंपनीज को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे बैंक में नहीं होता है कि एक बैंक की ब्रांच होती है लेकिन एक मेन हेड ब्रांच होती है जहां से सारी ब्रांचेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही। नाउ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स दैट इज ISP। अभी ISP क्या होता है मैम, तो ISP इनिशियली बिगिन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, नाम से समझ में आ रहा है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है कि इंडिया में जो ऑपरेशंस हैं उनको इनिशियली बिगिन करने वाली जो कंपनीज हैं वो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है ना। मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज हैव देयर सेंट्रल कंट्रोल्स इन इंडिया व्हाइल हैविंग वर्कप्लेस एट मेनी इंटरनेशनल लोकेशंस। मतलब ये जितनी भी कंपनीज है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, मोस्टली कंपनीज के जो सेंट्रल हेड ऑफिसेज है वो इंडिया में है, लेकिन वो इंटरनेशनल बिजनेस करती है। इंटरनेशनल उनके बहुत सारे हम ब्रांचेस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं इंटरनेशनली जहां पे वो डील करते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज आ जाती है बेटा, यदि एग्जाम में आया तो रिलायंस, एयरटेल, जियो, BSNL, है ना, तिकोना, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सभी आपकी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। सारी सर्विस, अब रिलायंस, जियो और ये BSNL वगैरह क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और भी जो सर्विसेज आपको चाहिए होती है ना, वो सारी सर्विसेज यहां पे मिलती है। एंड द लास्ट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ठीक है, अब ये सब बिजनेस से रिलेटेड है। जितने अभी हमने एप्लीकेशंस देखे ना ITS के, IT इनेबल्ड सर्विसेज, सब बिजनेस से रिलेटेड है। बाकी जो IT इनेबल्ड सर्विसेज है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो अब ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स की बात करें जिसे हम GICs कहते हैं, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे लिज्जत पापड़ का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो वहां पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो खुद का पर्सनल बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं। वो भले ही पापड़ घर में बैठ के बनाते होंगे, होम में बनाते होंगे एक जगह पर, कुछ टीम होती होगी, उनके कुछ वर्कर्स होते होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन इनिशियली बात बता रही हूं जब ये शुरू हुआ था, लेकिन वो काम किसके लिए करते हैं, अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करते हैं। वो डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करते, वो कंपनी से डील करते हैं, और वो कंपनी फिर कस्टमर से डील करती है, जिसको कहते हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। कि हाउस में जो सेंटर्स होते हैं जहां पे कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो बेसिकली कंपनी के लिए होते हैं, ना कि कस्टमर से डायरेक्टली डील करने के लिए होते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे जो वर्कर्स होते हैं, जो काम होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, डू नॉट फंक्शन फॉर एक्सटर्नल क्लाइंट्स। सो द इंडियन ग्लोबल इन हाउस
सेंटर्स जीआईसी हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो देखो पिछले कुछ 20 साल पहले से जीआईसीज को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, ठीक है। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशंस वर ओरिजिनली नोन एज कैप्टिव सेंटर्स। तो आजकल आप देखते हो कि आजकल भी आपको देखने को मिलेगा, वैसे आजकल तो हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने में लगा होता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, अभी भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपने वर्कर्स को घर बैठे कह सकते हैं कि भाई आप ये चीजें रेडी कर लो, लेकिन आप ये डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल नहीं करोगे, ये आप कंपनी के लिए काम कर रहे होते हो, ठीक है जी। सो जीआईसीज आर ऑफशोर सेंटर्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस ओवर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। देयर आर अबाउट 1100 GICs in India that employ at least 9 lakh individuals. Further, hiring in GICs is expected in areas like cyber security, analytics and digital innovations. ओके तो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ये जीआईसीज में आपका मोबाइल, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि जब से कोरोना पैंडेमिक का टाइम आया है उसके बाद से हर कोई अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए घर बैठे काम कर रहा है, जिसको आप वर्क फ्रॉम होम भी जानते हो, है ना जी। चलिए तो इसी के साथ में ये वाला जो सेशन है यहाँ खत्म करती हूँ। अगले सेशन में आईटी इनेबल्ड सर्विसेज अदर सेक्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हमने आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सिर्फ बिजनेस सेक्टर में देखा, जो कि डिटेल में आपकी बुक में दिया हुआ है। बाकी अदर सेक्टर्स में कैसे आईटी आपको हेल्प कर रहा है, यदि जानना चाहते हो तो अगले सेशन में बने रहना मेरे साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।